जब आपके ऊपर एक लीनिएज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं इस पे बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजा सकता। 1990 में जब हम कश्मीर से आए तो जिसने हमारा घर ऑक्यूपाई किया तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी चीज़ें। क्यों 100 तार? 101 भी हो सकते थे। जहाँ 100 लगा लिए थे वहाँ पे 5-10 और लगा लेते। लेकिन ये शततंत्री वीणा है, सुनने वाले हमें बनाने पड़े। इसमें म्यूजिशियंस का रोल है, इसमें ऑर्गेनाइजर्स का भी रोल है, और वो एक कदम हम बढ़ाएं, दूसरा कदम वो जरूर बढ़ाएंगे। नमस्कार। म्यूज ट्रस्ट इंडिया के इस स्पेशल शो चेंज मेकर्स में मैं आपके साथ हूँ शिफाली, और मेरे साथ जो हैं उनका परिचय कराऊं उसके पहले मैं बता दूं कि ये वो शख्स है जिसकी उंगलियों में संतूर धड़कता है और दिल में कश्मीर। साथ हैं पंडित अभय सोपोरी। स्वागत है आपका द चेंज मेकर्स के स्पेशल एपिसोड में। और इस स्पेशल एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं स्पेशल तरीके से। चलिए टाइम मशीन पे बैठते हैं, चलते हैं सबसे पहले जब आपकी याददाश्त में आपने संतूर को छू के देखा, कैसा लगा? संतूर मुझे मेरे बर्थ से पहले मिला, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे परिवार में और एक ऐसे लेजेंड क्या बेटा होने का ये नसीब मिला कि आप ऐसे साउंड में आपका जन्म हो जो अपने आप में ही डिवाइन है। साउंड हर साउंड डिवाइन किसी भी साज से है, लेकिन संतूर यंत्र है, ये श्री यंत्र है। और संतूर में कब छुआ ये तो मुझे याद नहीं। मेरे पास बचपन की फोटोग्राफ्स है, मैं इतना सा हूँ, पापा की गोद में बैठा हूँ कलम लेके, पता नहीं क्या कर रहा हूँ लेकिन संतूर के साथ हूँ। जी, आपने कितनी खूबसूरती से बताया कि कैसी शुरुआत से संतूर आपके साथ रहा। लेकिन एक माहौल था, आपने शुरुआत से ये आवाज़ें सुनी, ये सुर सुने। कौन सी वो पहली राग है जिसने आपको आकृष्ट किया कि लगा कि इसे सुनता हूँ या इसे बजता हुआ सुनता हूँ तो लगता है कि दिस इज ऑल? तो मेरी शुरुआत मेरे दादाजी पंडित शंभुनाथ सकोरी जी, पहले उन्होंने सिखाया, फिर पापा ने सिखाया। और अमंग्स जो शुरू की कुछ बंदिशें उन्होंने मुझे सिखाई, उसमें एक है, मैं एक लाइन आपको सुना जी बिल्कुल सुनाता हूँ। परवर दिगार तू, परवर दिगार तू, पाक जात बेनियाज तू, परवर दिगार तू। बड़ी खूबसूरत बंदिश है ईश्वर को लेके। और चाहे हम फिर उसको उर्दू ज़बान में कहें या हिंदी में बोलें या संस्कृत में बोलें, मतलब एक ही है। और ये एक है इसी तरीके से एक और बहुत खूबसूरत बंदिश है, वो बड़ी ट्रेडिशनल पॉपुलर कंपोजिशन है। ताए ताए नंदन नंदन काना रे, नंदन नंदन काना रे, नंदन नंदन परम निरंजन, हे दुख भंजन काना रे। ऐसी कुछ कुछ चीजें अलग अलग रागों में। लेकिन हाँ, बढ़त का एक तरीका है कि पहले कौन सी राग आएगी उसके बाद क्या आएगा। लेकिन वो, और दादाजी का मुझे सिखाने का भी तरीका मैं आपको बताना बिल्कुल, चाहूंगा। मैं वही आना चाहती थी कि पंडित शंभुनाथ जी, पंडित भजन सोपोरी जी, इन दोनों के सिखाने के तरीकों में क्या अंतर था? मुझे जब दादाजी सिखाते थे सभी को पहले गाना, और दादाजी पहले मुझे कहते थे ये गाओ, गाने के बाद वो कहते थे अब इसको सितार पे उतारो। जब सितार सिखाया तो था, तो मैं बैठ के अपना उस बंदिश को कोशिश करता था सितार पे मैं कैसे बजा सकूं। फिर वो उसको सितार पे करेक्ट करते थे, और फिर होता था अब इसको संतूर पे बजाओ।
तो संतूर, जो ये वाला संतूर है, सोपोरी बात जिसे हम कहते हैं, जो पापा का क्रिएशन है, इसमें गाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम गाना पूरा आउट कर दें तो ये जो साज है, ये फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिर पूरा नहीं करेगा। तो वो शैली जो इम्पोर्टेंट है, और पापा जब सिखाते थे तो क्योंकि ऑलरेडी गाना था, ऑलरेडी सितार था, तो पापा वुड एक्चुअली टेल मी कि अच्छा ये इस पे नहीं आ रहा, सितार लेके बैठो, ठीक करो इसको, फिर इधर आओ। तो वो जो आपको एक आइडिया होता है, और यही आज मैं भी सभी डिसाइपल्स के साथ करता हूँ, कि या तो आप सितार, सरोद कुछ भी सीख लें और संतूर साथ चले, या फोकस अगर हो सके, अगर पॉसिबिलिटी है मेजरली, तो गाना शुरू करें। लेकिन सिखाने के तरीके में दादाजी का सॉफ्ट नेचर था पर बहुत स्ट्रिक्ट, और पापा का भी सॉफ्ट नेचर था और सिखाने में भी एक डिसिप्लिन सर्टेनली था, लेकिन पापा और सॉफ्ट थे तो अच्छा। वो बहुत वो था, लेकिन ये जरूर था कि बस इसको अब ठीक करो। तो एक पुरानी हमारे गुरु शिष्य परंपरा में सेइंग है कि गुरु आपको सिखाते नहीं है, आपको अपने गुरु से चीजें लेनी है, लेनी है। क्योंकि वो तो ओशन है। हम उस ओशन में से क्या क्या ले सकते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा है। जी, बहुत खूब बात बोली आपने। बहुत इंटरेस्टिंगली आप बीच बीच में बता रहे थे कि क्या कुछ इनोवेशंस हुए हैं। इस पे हम चाहें तो बहुत घंटों बात हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे इनोवेशंस हुए हैं। ट्रेडिशन को कैसे मॉडर्न उसके साइंस के साथ जोड़ा गया है, कुछ उस पे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को आप बताएं कि कितना बदला है वाद्य यंत्र का संसार, और ख़ास तौर पे संतूर के कितने वर्जन्स आए हैं। जी, हमारा संतूर कश्मीर के शैव्य फिलॉसफी का, शैवाइट फिलॉसफी का एक रिप्रेजेंटेशन है। क्यों 100 तार? 101 भी हो सकते थे, जहां 100 लगा लिए थे वहां पे 5-10 और लगा लेते। लेकिन ये शततंत्री वीणा है जिसकी रेफरेंसेस हमें पुरानों में मिलते हैं, और मैं ये भी कहूंगा क्लासिकल म्यूजिक कश्मीर की देन है। ये साज अगर आप इसको देखेंगे, ये श्री यंत्र के बीच में दिखता है, और हर चीज, आप कलम का आकार देखिए, ये हुड ऑफ अ स्नेक को रिप्रेजेंट करता है। कश्मीर की इस परंपरा में एक एलिमेंट सोपोरी परिवार रहा। हमारा बेसिकली जो नाम, सरनेम रहा, वो पंडित था। और मेरे दादाजी के दादाजी पंडित शंकर पंडित जी, जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक वापस से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उससे पहले शैवी सूफी म्यूजिक ही था हमारी फैमिली में। तो वो जो संतूर बजता था, उस पे उन्होंने क्लासिकल को शुरू किया। हमारी फैमिली में भी क्लासिकल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आया। वो जो बोल थे संतूर के, वो बहुत डिफरेंट थे, और वो छोटा संतूर था। 25 ब्रिज का कश्मीरी संतूर है, 1.5 सप्तक का साज होता है, यानी ये रेंज है उस संतूर की। तो वो जो पिछले 5 जनरेशन से एक चेंज आया, हालांकि संतूर हमारी फैमिली में 300 साल से ज्यादा इसकी हिस्ट्री है। लेट 1930s में संतूर की हिस्ट्री में पहला स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, वो मेरे दादाजी ने, पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी ने किया। वो जब 1930s, लेट 30s, अर्ली 40s, जैसे किसी को यमन सिखा रहे थे, तो अब नीरेगा, अब संतूर में तो नी था नहीं, तो उन्होंने ऊपर का एक पंचम का ब्रिज हटा के नीचे लेके, और उसमें एडिशनल ब्रिज लाके उसको 27 ब्रिज कर दिया 25 से। बस इतना ही चेंज संतूर में हुआ, और ये 27 ब्रिज का संतूर पापा को मिला। 1953 में कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और वहां पे लोगों ने पहली बार देखा कि कश्मीरी संतूर पे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है। और 1954 में रेडियो ने पहला ब्रॉडकास्ट किया, जो पहला हिस्टोरिक एक ब्रॉडकास्ट हुआ संतूर पे। उस टाइम तक संतूर वैसा ही रहा। 1959 में पापा इलाहाबाद गए, प्रयाग संगीत समिति का बहुत बड़ा प्रोग्राम था,
तो वहां पे कुछ लोगों ने पापा से कहा, एज अ स्मॉल चाइल्ड, पापा 11 साल के, कि ये तो बहुत अच्छा साज है, लेकिन जो गायकी है वो नहीं आ रही। तो अगले 10 साल में ये सोपोरी बाज बिल्ड हुआ, और उसके मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अब जैसे आप देखेंगे, ये कलम बड़ा कलम है इससे, तो ये पापा ने एक डिफरेंट कलम डिजाइन किया। ये आलाप में हम लोग यूज करते हैं। बड़ा है, थोड़ा भारी है, और जो एलिमेंट्स चाहिए उनको वो लेता है। संतूर का साइज धीरे 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 करते डेकेड्स होते होते संतूर पूरा ये चेंज हो गया। आज इसमें 5.5 ऑक्टेव्स का रेंज है। और जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं, यानी हमें चिक्कारी होनी चाहिए, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तरबे हैं, तरबे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मींड का काम करते हैं तो ये रेजोनेटरी स्ट्रिंग्स हैं, तो ये रेजोनेंस वहां से देते हैं। उसके बाद ब्रिज किस तरीके से आना चाहिए, नीचे का स्टैंड रिप्लेस होके तुम्बा लग गया, तुम्बे के साथ जो बैठने का हमारा आसन है जिसके पापा ने नाम दिया कि श्री आसन, उसमें ये सपोर्ट करता है। एक साउंड बॉक्स की तरह भी ये तुम्बा काम करता है। उसके बाद मींड इसमें एडिशनली जो क्रिएट हुआ, ग्लाइड वर्क क्रिएट हुआ। मकसद था कि गाना और तंत्र, गायकी और तंत्र एक साथ आए। मैं उसमें आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे हम कैसे बजाते हैं। अब अगर मैं गाऊं, देना री सोपोरी बाज बेसिकली गाना, ख्याल, ध्रुपद, और उसके साथ साथ तंत्र के बोल, यानी दारा दिरदा बोलों को लेके जो हम गते बंदिशें लेते हैं। एक गत मैं छोटा सा आपको दिखाता हूं। आज जो हमारा सोपोरी ट्रेडिशन है, सोपोरी सूफियाना घराना, उसमें बंदिशों की वैरायटीज हैं, गतों की वैरायटीज हैं, 2 मुखी गते हैं, 4 मुखी गते हैं, इस तरीके से। और पूरा नई नई रागे हैं, बहुत सारी रागा पापा ने कंपोज की, मैंने कंपोज की है। ये पूरा सोपोरी बाज को, घराने को एक नई पहचान देता है। तो एक तरह से जब हम, जैसे हमारे शो का नाम है चेंज मेकर्स, आप तो 300 साल से इस यंत्र के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसको मॉडर्न भी बना रहे हैं, एक्सेसिबल भी बना रहे हैं। इतना लंबा इतिहास है, इतना पुराना इतिहास है, एक तरह से ये कंधे मजबूत भी करता होगा और कंधे पे कुछ जिम्मेदारियां भी डालता होगा। तो सोपोरी घराने का नाम, सोपोरी परिवार का नाम जिम्मेदारी तो देता है, पर क्या कुछ चैलेंजेस भी लगते हैं कि ये करना है या ये और करना है या ये रह गया? कभी बैठ के सोचा है इस बारे में? देखिए, हमारा संगीत ऐसा है कि जितने भी लेजेंडरी म्यूजिशियंस इस कंट्री के रहे, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे जो उन्होंने अपने लास्ट के इयर्स में दिए होंगे, एक कॉमन सेंटेंस उन इंटरव्यूज में हमें देखने को मिलेगा कि पूरी जिंदगी निकल गई लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये मैं आज फील भी करता हूँ कि कोई एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है तो एक दरवाजा नया खुल जाता है जी। और आप वहां नए से शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा वास्ट ओशन है जिसका एंड तो है नहीं। आप जितना इसमें गहराई में जाएंगे ये उतना गहरा होता चला जाता है, और वही शायद वो रहस्य है कि इतने सालों से कोई भी इन्फ्लुएंस आया हो जी, वो हवा चलती है लेकिन ये वहीं एकदम जो जैसे बैनियन ट्री होता है जी, ये कायम रहता है।
बहुत सारी चैलेंजेस सर्टेनली हैं आज के वर्ल्ड में, जहाँ पे कि सोशल मीडिया इतना मेजर एक इन्फ्लुएंस है। और मैं हमेशा अपने घराने के बच्चों से भी और जनरली बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि इसको इसके पॉजिटिव साइड से लेना है। जी। और लोग क्या मांग रहे हैं वो हमें नहीं देना है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, एंटरटेनमेंट अपने आप में एक अलग चीज़ है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन जब जिम्मेदारी के साथ कोई चीज़ करते हैं तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की अक्कासी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस पॉपुलैरिटी को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। Yes. आज संतूर पे अगर मैं पॉपुलर कंपोजिशंस बजाना शुरू करूं तो वो जाहिर है साज को भी और लोगों तक लेके जाएगा, मेरे नाम को भी लोगों तक और लेके जाएगा, लेकिन एक गलत प्रेसिडेंस क्रिएट करके चला जाएगा। सबको लगेगा कि ये करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि हमारे घराने में ये हो। संतूर पे फोक सॉन्ग बजाना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल बजाएं। फिल्म सॉन्ग बजाना कोई गलत बात नहीं है, फिल्म्स बॉलीवुड में तो बजता ही है, और इतने अच्छे अच्छे संतूर प्लेयर्स आज बजा रहे हैं, हर जगह बजा रहे हैं। गजल के साथ बज रहा है, भजन के साथ बज रहा है, क्लासिकल में भी बजा रहे हैं, बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब आपके ऊपर एक लीनियज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं इस पे बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजा सकता। तो लेकिन मुझे लगता है शायद यही वो चीज़ है जो मुझे ताकत भी देते हैं। अब मैं पहले कॉन्सर्ट में, मेरा पहला डेब्यू कॉन्सर्ट पापा के साथ कंपेयर किया गया। अब वो कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने गुरु के आगे थोड़ी ना जा सकते हैं। आप उनका अंश हैं जो आगे उस परंपरा को लेके चलेंगे, लेकिन उनसे आपने तो उन्हीं से सीखा, उनसे क्या बढ़ के आप बनेंगे। लेकिन वही थॉट लोगों का आए, मुझे लगता है ये ब्लेसिंग है कि लोग आपसे आज कुछ चाहें, ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। बिल्कुल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सामापा संस्थान है जी। उसका क्या विजन है और उसमें क्या इनोवेशंस कर रहे हैं आप? देखिए, कश्मीर में जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई, हमारे परिवार के म्यूजिक साइड को बहुत भुगतना पड़ा। 47 में मैंने आपको बताया वो सारा वहां डिस्ट्रॉय हुआ। 1990 में जब हम कश्मीर से आए तो जिसने हमारा घर ऑक्यूपाई किया, साथ में ही एक होटल था, उन्होंने ऑक्यूपाई किया, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी चीज़ें। तो पापा के बचपन की फोटोग्राफ्स, यही सारे प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बताए अर्ली 1950s के, इनकी फोटोग्राफ्स हमारे पास नहीं है, कहीं किसी के पास होंगे, कभी मिल जाते हैं आगे के। तो ये कश्मीर का तो हमें हमेशा भुगतना पड़ा। 1990 में जो ये स्कूल था मेरे दादाजी का, संगीत महाविद्यालय, इसको भी डैमेज किया गया। आई थिंक वहाँ ब्लास्ट हुआ था कि क्या हुआ था। लेकिन फिर हम लोग भी दिल्ली में रहे, तो काफी देर के बाद पापा डिसाइडेड कि हम संगीत महाविद्यालय को फिर से रिवाइव करते हैं। लेकिन उसकी अपनी एक पहचान थी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था कि संगीत महाविद्यालय का दिल्ली चैप्टर, नो। सो सामापा आया, सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करता है, और जितने भी बच्चे सीख रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में, वो सामापा में ही सीख रहे हैं। सामापा सिर्फ सिखाने का एक सेंटर या प्रोग्राम्स करने का सेंटर नहीं है, ये हमारे संगीत की, खास तौर पे कश्मीर के कल्चर की अक्कासी करता है। और शायद इसीलिए लोगों ने इसे एक कल्चरल रेवोल्यूशन के तौर पे देखा कि ये एक डिफरेंट वर्क है, यूथ को जोड़ना। और जो हमारा मोटो है, वो हमारे फैमिली का भी मोटो रहा है, जन जन तक संगीत। वही सामापा का मोटो है, जन जन तक संगीत, जो पापा ने रखा कि हमें सब तक म्यूजिक पहुंचाना है और सबको म्यूजिक के साथ जोड़ना है। तो सामापा के हमारे प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली के मेन ऑडिटोरियम्स में नहीं होते, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में होते हैं, फार एरियाज में होते हैं, और उस दौर में हुए हैं जिस टाइम पे कुछ भी करना मुश्किल होता था। सोपोर, बारामुल्ला,
कुपवारा, जितने भी ये एरियाज हैं वहाँ पे इतने मुश्किल के साथ वहाँ पहुँचना, आर्टिस्टों को वहाँ पहुँचना, मकसद था उन तक पहुँचना, लोगों तक म्यूजिक को पहुँचाना। और फिर मैं उनसे डिमांड करता हूँ, मैं कहता हूँ अब एक कदम मैं चला हूँ, अगला कदम आप चलिए, अब आपको भी आना है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। देखिए, संगीत अगर जिंदगी में होगा, आदमी सोचना शुरू करता है, एंड आई थिंक हाफ ऑफ द ट्रबल्स तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि साउंड का तो हमारे सिस्टम पे ही एक डिफरेंट असर है। यही रीजन है कि रिलीजन में, हर रिलीजन में साउंड किसी ना किसी तौर पे है, चाहे फिर वो टेम्पल बेल के सूरत में हो, चर्च बेल की सूरत में हो, गुरबानी की सूरत में हो, अजान की सूरत में हो। हम जब मंदिर जाते हैं, मुझे पापा बताए कि क्या कॉन्सेप्ट है मंदिर में घंटी का। हम घंटी बजाएंगे तो ईश्वर को थोड़ी ना जगाने के लिए है, वो तो जाग रहे हैं, वो तो हमें देख ही रहे हैं, ये हमारे जागने के लिए है। देखिए, बेल हमेशा ऊपर रहता है, उसका जो शेप है, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे आते हैं, डायरेक्टली इस जगह हिट होता है साउंड। ये हमारा सहस्त्रार चक्र है। जब यहाँ पे साउंड आता है, उसके बाद कलेक्टिव 100 लोग एक थॉट एक टाइम पे लेके बैठे हुए हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में संगीत है, क्योंकि यही संगीत उस नाद की अक्कासी कर रहा है जिनकी सेंट्स और सेजेस ने बात की हुई है, उस अनहद नाद की। तो जब आप उस संगीत एटमॉस्फेयर में रहते हैं, थोड़ा पेशेंस डेवलप होता है। हम सड़क पे जाते हैं, इतनी हॉर्न्स बजते हैं, इतनी हॉकिंग होती है, पेशेंस नहीं है। आपके सोचने के तरीके में एक डिफरेंट, एक नजरिया आता है, आप बड़े बारीकी से चीज को देखना शुरू करते हैं। क्रिएटिव आर्ट्स करता है, हर क्रिएटिव आर्ट करता है, पेंटिंग भी वही करेगा, डांस फॉर्म भी वही करेंगे। संगीत क्योंकि साउंड है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वही हमारे सामापा का रहा कि लोगों तक ये पहुंचे, वही हमारे परिवार का भी रहा, और अपने तक सीमित ना रहे चीजें। ये सोपोरी परिवार का हमेशा से रहा, और सामापा का भी यही है कि अगर सोपोरी परिवार में ये नाम ऐसे ग्रेट लेजेंड्स के आए, वहीं पे सैकड़ों लेजेंड्स इस परिवार से निकले हैं। कश्मीर के इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वोकलिस्ट, क्लासिकल के, फोक के, लाइट के, सब इस परिवार से सीखे हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ 15 या 20 लोगों ने परिवार के ही प्रोफेशनली संगीत लिया, तो 35,000 से ज्यादा लोगों ने भी लिया जो डायरेक्टली नहीं थे। ये मुझे लगता है इस परिवार की एक बहुत बड़ी एक देन है, जो एक इंस्टीट्यूशनल सोच की तरह आती है। मेरे दादाजी ने कश्मीर में जब स्कूल्स में म्यूजिक शुरू किया, कॉलेजेस में म्यूजिक शुरू किया, फोकस गर्ल्स के ऊपर रखा कि ये संगीत सीखे। आप देखिए उस टाइम पे क्या विजन उनका था कि बॉयज सीखेंगे तो ठीक है। देखिए, ये हकीकत है, कुछ चीजें ट्रेडिशन में आगे मेल लेके नहीं जाता, वो फीमेल ही लेके जाती है। जी, बिल्कुल। आप जब अभी ये सारी बातें बता रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक कश्मीरी यंत्र के साथ मिला। अब ये इंटरनेशनली अभी पिछले कुछ साल में इसने अपनी कोई नई पहचान गढ़ी, कि जो पहचान थी उसी को फर्दर हम आगे लेके गए? नहीं, सर्टेनली आगे गई है। और देखिए, एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आज संतूर बहुत बच्चे बजा रहे हैं। भले ही वो सोपोरी घराने से ना जुड़े हों, लेकिन अपने लेवल पे बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। और कोई लाइट म्यूजिक में है, कोई बॉलीवुड में है, कोई शास्त्रीय संगीत में है। उससे जो यूथ है वो डायरेक्ट एक कनेक्ट बैठता है। मेरी कोशिश हमेशा से ये रही कि यूथ जो है वो जुड़ा हुआ रहे, वही हमारे जो खानदान की भी सोच रही है। लेकिन संतूर को इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे तौर पे भी लेने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हुए। जैसे जो ऑर्केस्ट्रेशन में करता हूँ, तो जब कश्मीर में हम लोगों ने वो प्रोग्राम किया था एहसास-ए-कश्मीर,
तो बवेरियन स्टेट ऑर्केस्ट्रा था जिसे कंडक्ट कर रहे थे जुबीन मेहता साहब, और उसकी जो शुरुआत थी वो मेरी कंपोजिशन से थी, जिसका मैंने नाम दिया था हफ्तरंग। वो कश्मीर के संगीत के ऊपर मैंने पूरा बेस किया था, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस किया था। 100 से ज़्यादा म्यूजिशियंस, उन 100 म्यूजिशियंस में संतूर भी था, वहाँ रबाब भी था, सारंगी भी था, तुम्बक मटका भी था, संतूर था, और इन सब के साथ वायलिन्स, वियोलास, चेलोस, डबल बेस, हॉर्न सेक्शन, ब्रास सेक्शन। तो मुझे लगता है कि वो संतूर सर्टेनली जो एक इम्पैक्ट आया, उसका नतीजा आज हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे मेरे डिसाइपल्स, उनमें से कुछ तो पापा से भी थोड़ा सीखे और अब मुझसे सीख रहे हैं, या जो रिसेंटली जुड़े हैं वेस्टर्न म्यूजिक सीख के आए हैं, और यहाँ से सीखने के बाद दोबारा से संतूर को वेस्टर्न म्यूजिक में ही ले रहे हैं। तो फ्यूजन वर्क में संतूर वहाँ बहुत लेवल पे हो रहा है। मेरे डिसाइपल्स जैसे अर्जेंटीना में हैं, कोलंबिया में हैं, इस टाइम पे इंटरनेशनली बहुत डिसाइपल्स हैं जो अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। कोई थोड़ा फ्यूजन जोन में सोच रहे हैं, कुछ क्लासिकल जोन में ही सोच रहे हैं, वेस्टर्न क्लासिकल। आई थिंक आने वाले टाइम में जो बाहर बच्चे बजा रहे हैं कहीं से भी सीखें, लेकिन संतूर एक बहुत अच्छे लेवल पे, एक बहुत अच्छे लेवल पे जिसे मैं कहूँ कि कश्मीर की अक्कासी करेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा जो रिसर्च वर्क भी रहा है, जो मेरा पीएचडी रहा है, वो भी इसी पे रहा है, रीडिफाइनिंग कश्मीरी म्यूजिक एंड संतूर। क्योंकि जो इतना गलत बोला गया संतूर के बारे में, कश्मीर के कल्चर के बारे में, वो रिसर्च उसको कहीं ना कहीं वहां पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने काम किया उधर ऐड करता है। इसी पे सवाल थोड़ा आसान तरीके से, जो बहुत ज़्यादा संगीत को नहीं समझते हैं पर समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि संतूर किस तरह से कश्मीरी ओरल ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, संगीत जो है वो लिटरेचर को बहुत सपोर्ट करता है। संतूर के साथ लिटरेचर हमेशा जुड़ा रहा, संस्कृत, पर्शियन फॉर दैट मैटर, कश्मीरी, उर्दू, और उसके बाद जब ये बॉलीवुड में भी एंटर किया तो ऐसी ऐसी फिल्में हैं जिनके अंदर संतूर रहा है। जैसे कि संतूर बजाने के लिए या किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए एक तहजीब, एक समझ बनाई जाती है। गुरु शिष्य परंपरा में विद्यार्थी आते हैं सीखते समझते। वैसे ही सुनने वालों को भी कहीं से कोई ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वालों से मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि अब वैसे सुनने वाले नहीं मिलते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू एवरीवन, हमारे फैमिली की सोच अलग रही। मैं इसमें हल्का सा एक रेफरेंस दूंगा कि जब 47 में हमारी फैमिली शिफ्ट हुई श्रीनगर में, तो वहाँ का माहौल बहुत अलग था। वो सोपोर जैसा माहौल नहीं था। यहाँ रिलीजियस इश्यूज थे, यहाँ पे सोशल इश्यूज थे। तो दादाजी ने सिखाया तो सही, लेकिन उन्होंने सुनने वाले भी बनाए। और उनका ऐसा होता था, क्योंकि कश्मीर में लेडीज नहीं जाती थी शॉपिंग के लिए, बोथ हिंदूज मुस्लिम्स, मेन ही मोस्टली जाते थे। तो वो शॉपकीपर से कहते थे, बेटा चलो सुर लगाओ। तो इनिशियली होता था, अरे मास्टर जी, सब लोग उनको प्यार से बुलाते थे, मैं जैसे सब्जी बेचूंगा कि आपको सुर लगाऊंगा। वो धीरे करते करते करते, अरे मास्टर जी आपने स्थाई सिखाई थी, अंतरा नहीं सिखाया। कुछ एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं। मैं जब यूथ के साथ होता हूँ या कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं उनको साथ में गवाता हूँ। कई बारी ऐसे आपकी ऑडियंस होती है जिनको कुछ नहीं मालूम क्लासिकल म्यूजिक क्या है, मतलब वो कहेंगे कोई गाना सुना दो, उनको ये भी नहीं पता कि राग में गाना नहीं होता। तो हमारी ड्यूटी बनती है हम उनको कन्विंस करें। सुनने वाले हमें बनाने पड़ेंगे। इसमें म्यूजिशियंस का रोल है, इसमें ऑर्गेनाइजर्स का भी रोल है, और वो एक कदम हम बढ़ाएं, दूसरा कदम वो जरूर बढ़ाएंगे। अच्छा, जनरली जब राग की बात करते हैं तो राग के साथ रंग जरूर होता है। आपकी फेवरेट राग कौन सी है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आप रंग कौन सा देखते हैं? किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा बताना कौन सा फेवरेट राग है, लेकिन मैंने कुछ नए राग बनाए हैं। उनमें एक राग है जो पापा के नाम से मैंने पापा के बाद बनाया, राग भजनेश्वरी। ये सर्टनली मेरे बहुत क्लोज है, और हर कलर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं राग भजनेश्वरी की बात करूं तो मुझे सिर्फ ब्राइटनेस दिखाई देती है,
मुझे वो एक ऐसा फ्यूजन दिखाई देता है ऑफ एनर्जी एंड डिविनिटी ऑफ म्यूजिक कि मुझे सिर्फ वाइट ही दिखता है. एंड परहैप्स वाइट इज प्योरिटी, वाइट इज सटलनेस, वाइट इज वाइट इज क्रिएशन. राग भजनेश्वरी थोड़ा सा आपको सुनाता हूं मैं. इसमें एक बंदिश भी मैंने लिखी थी, उसकी एक लाइन. जी. तोरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तोरे बिन मैं कुछ भी नहीं. तू है दाता, तू ही ज्ञाता, तू है दाता, तू ही ज्ञाता. कृपा करो हे गुरुवर, तोरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तोरे बिन मैं. अभी जो हमने सुना वो इतना मैजिकल और म्यूजिकल था कि ये सुनने के बाद कोई सवाल बचता ही नहीं है कि क्यों इन्हें बेथोवन ऑफ इंडिया कहा जाता है. और न सिर्फ इनको, इनके पूरे परिवार को बहुत इज्जत के साथ बेथोवन्स कहा जाता है. तो ये थे हमारे आज के चेंज मेकर, और मैं शिफाली चतुर्वेदी न्यूज़ ट्रस्ट इंडिया के लिए. अगली बार चेंज मेकर पर एक नई शख्सियत के साथ फिर होंगे. और अभय जी, आपके साथ अगली मुलाकात का इंतज़ार रहेगा कुछ नए इनोवेशंस के साथ और कई दिलचस्प यादगार इंसिडेंसेस की कहानियों और किस्सों के साथ. थैंक यू सो मच.